सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी, भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हारने के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और ऐसा कहने वालों के तमाम तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस स्टोरी में इस पे बात होगी कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने जितना चुनाव लड़ा है उसका डेटा क्या कहता है और देने वाले क्या तर्क देते हुए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सेवा समाप्त हो जाएगी। अगर लेटेस्ट इलेक्शन रिजल्ट से शुरू करें तो आम आदमी पार्टी न सिर्फ दिल्ली का चुनाव हारी है बल्कि बुरी तरीके से हारी है। ऐसा कहने के पीछे भी डेटा है। डेटा 2013 से 2025 तक दिल्ली में लड़े गए तमाम चुनावों का। अगर आम आदमी पार्टी के 2013 वाले सबसे पहले चुनाव की बात करें तो पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटें मिली थी। इस चुनाव में मुद्दा था जन लोकपाल और कांग्रेस पर लगाए गए वो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर कभी भी बाद में बातचीत नहीं हुई। उल्टे इस चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली जिसके ऊपर देश के लगभग हर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2014 के आम चुनाव लड़ने की ललक में महज 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। 49 दिनों में ही दिल्ली छोड़कर देश जीतने निकले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा। आपको याद होगा कि 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के प्रचंड लहर वाला चुनाव था। इस चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटों पर लड़ी आम आदमी पार्टी को महज 4 सीटों पर जीत मिली। ये चारों सीटें पंजाब से आई थी। बाद में जाकर इसी जीत ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ किया। पंजाब पर आगे और बात होगी, लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं दिल्ली के बाकी चुनावों की ओर। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात 2014 में बनारस में हुई मोदी बनाम केजरीवाल फाइट की। तब दोनों ही नए चेहरे लोकसभा के मैदान में उतरे थे। दोनों ने ही बनारस का चुनावी मैदान चुना। इसके पहले 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 3 बार की सीएम रही शीला दीक्षित को हरा चुके थे। ऐसे में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गई थी। इस इंटरेस्टिंग लड़ाई में केजरीवाल भले ही हार गए हों, लेकिन बनारस जैसी सीट से उनको 2.25 लाख वोट्स मिले पहले ही अटेम्प्ट में। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा वोट पाने वाले नरेंद्र मोदी इस सीट से 3 लाख ज़्यादा वोटों से जीते और तभी से नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का मामला क्लैश ऑफ टाइटन्स का हो गया। इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल ने फिर कभी बनारस का रास्ता तो नहीं किया, लेकिन दिल्ली में बीजेपी को कभी भी सांस नहीं लेने दी। तो 2015 वो साल था जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का दूसरा विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जनता से माफ़ी मांगनी पड़ी। माफ़ी इस बात की कि 2013 में वो बीच रास्ते दिल्ली छोड़कर चले गए थे। माफ़ी के साथ साथ इस चुनाव में मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम जैसा कैंपेन चलाया गया और साथ ही फ्री बिजली, पानी और यमुना की सफाई जैसे वादों को जनता के सामने रखा गया। 2015 के चुनाव में ये वादे उस दिल्ली में किए गए जहां 2014 के आम चुनाव में 7 की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने एक तरफा जीती और उसके बाद हुए महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में भी सरकार बनाने में सफल रही। आर्टिकल 370 तब नहीं हटा था और इसकी वजह से तब जम्मू और कश्मीर भी एक स्टेट हुआ करता था। खैर, आम चुनाव में मिली करारी हार के बाद किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व बचेगा। ऊपर से बीजेपी ज़बरदस्त फॉर्म में थी। इस बीच 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर करीब 30 के आसपास ओपिनियन पोल्स हुए होंगे। इनमें से 25 में आम आदमी पार्टी को बहुमत से बहुत दूर दिखाया गया था। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में भी आम आदमी पार्टी को पोस्ट वोटिंग 35 से 45 सीटें दी जा रही थी। लेकिन जब नतीजे आए तो दिल्ली के चुनाव में पहली बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 70 में से बीजेपी महज 3 सीटों पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी ने एक तरफा डोमिनेंस दिखाते हुए 67 सीटों पर जीत हासिल की। मतलब एक बात साफ थी कि आम आदमी पार्टी पर असफल होने से जुड़ी जो भविष्यवाणियां इसको लेकर की गई थी, उन तमाम भविष्यवाणियों को इस पार्टी ने गलत साबित कर दिया था और आगे भी गलत साबित करती रही। यही नहीं है, 5 साल बाद जब 2020 के चुनाव में पार्टी कमज़ोर भी हुई तो 62 सीटों पर इसको जीत मिली। बीजेपी को मुश्किल से 8 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस एक बार फिर खाता नहीं खोल पाई। ये तब था जबकि इसके ठीक पहले पुलवामा में हुए हमले और उसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक से जो पैदा हुई थी लहर राष्ट्रवाद की,
उस लहर वाला चुनाव हुआ था 2019 में ठीक पहले, और 20 में आम आदमी पार्टी को ऐसी प्रचंड बहुमत मिली दिल्ली में। ऐसे नतीजों के बाद एक बात साफ हो गई थी कि आम आदमी पार्टी इज़ हेयर टू स्टे। इस बात को और जोर मिला कई और राज्यों के चुनाव में, जैसे कि पंजाब में हर बीतते चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी मजबूत होती चली गई। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 59 का है। 2014 के आम चुनाव में इसी पंजाब में आम आदमी पार्टी को 13 लोकसभा सीटों में से 4 पर जीत मिली थी। कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि पार्टी 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरा देगी, लेकिन 20 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी बहुमत से कोसों दूर रह गई। 77 सीटों के साथ कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग थी इस इलेक्शन में। सिल्वर लाइनिंग ये कि 18 सीटें जीतने वाले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के एनडीए का जो अलायंस था, उसको पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। हालांकि धक्का मुक्की यहीं नहीं रुकी। 5 साल बाद हुए 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दूसरे नंबर पर ढकेल दिया और 92 सीटों वाले प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई। सरकार के मुखिया बने भगवंत मान, और इसी के साथ अपने अस्तित्व में आने के महज 10 सालों के भीतर पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाने में सफलता हासिल की। भारत के राजनीति में शायद ही ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। यही नहीं, गुजरात जैसे नरेंद्र मोदी के गढ़ में हुए 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में आपको 13% वोट मिले, और दिल्ली से पंजाब और गुजरात तक जहां जहां आम आदमी पार्टी बढ़ी वहां कांग्रेस घटी। हालांकि 2013 के बाद 2025 का दिल्ली चुनाव वो शायद पहला चुनाव है जिसे लेकर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी को हराने तक में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई है। अभी तक वोट काट कर कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करती आई है, 2025 में पहली बार राहुल गांधी की पार्टी ने उस मामले में केजरीवाल की पार्टी पर ऊनो रिवर्स चल दिया। इस बीच जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उनमें आम आदमी पार्टी का हाल बेहतर कभी भी नहीं हो पाया। जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मात्र 1 सीट पर जीत मिली। वहीं 24 वाले चुनाव में पार्टी 3 सीटों पर जीती। ये तीनों सीटें पंजाब की थी वापस से। मतलब लोकसभा में पार्टी का पीक परफॉर्मेंस वही 2014 की जो 4 सीटें थी अभी तक वही है। ऊपर से अपने एग्जिस्टेंस में आने के बाद से पहली बार पार्टी दिल्ली में बैकफुट पे है। शुरू में मैंने एक बात कही थी कि पार्टी दिल्ली में हारी नहीं बल्कि बुरी तरीके से हारी है, और अब जब आपके सामने डेटा है तो आप भी ये बात ज़रूर मानेंगे। दरअसल दिल्ली के पहले चुनाव में 28, दूसरे में 67, तीसरे में 62 सीटें जीतने वाली आपने अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन किया है। 2025 के चुनाव में पार्टी को मात्र 22 सीटें मिली। ऊपर से अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से लेकर सौरभ भारद्वाज, पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे थे सब हार गए, एक आधों को छोड़कर। मतलब 2013 में शीला दीक्षित को हराने वाले केजरीवाल का जैसा ऑरा था, उसे देखकर शायद ही कोई कह सकता था कि 2025 में ये उसी नई दिल्ली सीट से हार जाएंगे जहां से इन्होंने शीला दीक्षित जैसे दिग्गज को हराया था। हालांकि संभावनाओं के इसी खेल को तो राजनीति कहते हैं, और इन्हीं संभावनाओं के बीच कहने वाले कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और पार्टी के खत्म होने की बात मतलब ऐसे लोग भी कह रहे हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पार्टी के शुभचिंतक थे, इस पार्टी से इलेक्शंस लड़े हैं। तो शुभचिंतकों से लेकर आलोचक तक जो कह रहे हैं उनमें से कई सारे अहम पॉइंट्स को एक ज़माने में पार्टी के नेता रहे, इसे चुनाव लड़े आशुतोष ने एक्स में एक पोस्ट में रखा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि आम आदमी पार्टी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इस पार्टी के लोग चार्टर्ड फ्लाइट से चलने लगे, प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने लगे, अपने लिए शीश महल बनाने लगे, Z+ सिक्योरिटी लेने लगे, चुनाव लड़ने के लिए कहने लगे कि हरियाणा के पानी में जहर मिला दिया गया है जिनोसाइड के लिए, पत्रकारों को धमकाने लगे और मोदी की नकल पर प्लांटेड इंटरव्यूज़ करने लगे। उनके अकॉर्डिंग, आशुतोष के अकॉर्डिंग, इन सब का नतीजा 8 तारीख को आया। इसी से जुड़े एक और पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा है कि बीजेपी खत्म हो जाएगी तब जब वो हिंदुत्व छोड़ देगी। उनके अकॉर्डिंग कांग्रेस कमज़ोर हो गई क्योंकि उसने सेक्युलरिज्म से समझौता कर लिया। आपने क्रांति की नैतिकता छोड़ दी इसलिए हारी हुई है। ये सारी बातें आशुतोष कह रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग आपकी पूंजी नैतिक सत्ता थी, वो भी गई, सरकार भी गई। उनका कहना है कि पंजाब भी बचाना मुश्किल होगा। उनका प्रेडिक्शन है कि आप ऐसा होगा, देख लीजिएगा। तो एक ही सांस में आशुतोष वो बहुत कुछ बोल गए जो पार्टी के जो शुभचिंतक रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, आलोचक तो बोल ही रहे हैं। इनमें से कई बातों में दम भी है। ऐसे में एक एक करके इनको एनालाइज करते हैं। आशुतोष की चार्टर्ड फ्लाइट, प्रेसिडेंशियल स्वीट और Z+ सिक्योरिटी वाली बात में दम तो है, लेकिन ये बातें करीब 12 साल पुरानी भी हो गई।
मतलब ठीक है कि आम आदमी पार्टी वीआईपी कल्चर के खिलाफ इसका खिलाफत करके इसकी खिलाफत से सत्ता में आई थी, लेकिन आते ही पार्टी और इसकी टॉप लीडरशिप ने साफ कर दिया कि इनको वीआईपी कल्चर से कोई दिक्कत नहीं है। सबने बंगले लिए, लाल बत्ती ली और जनता ने इसे लेट गो कर दिया और पार्टी को वोट मिलते रहे। हालांकि 2025 वाले चुनाव के नतीजों से साफ है कि वीआईपी कल्चर फाइनली केजरीवाल और उनकी पार्टी को हॉन्ट करने लौटा। नतीजों से साफ है कि अरविंद केजरीवाल पर शीश महल और शराब घोटाले वाले जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इतना स्ट्रांगली ये एलिगेशंस लगाए कि वो उनसे जाके स्टिक कर गए। ऊपर से केजरीवाल ने हरियाणा में जो यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला आरोप लगाया वो इलेक्शन कमीशन और तमाम ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बेबुनियाद निकला। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि दिल्ली को नेगेटिव कैंपेन बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको याद होगा कि 2015 वाले चुनाव में पीएम मोदी ने दिल्ली का कैंपेन शुरू करते ही अरविंद केजरीवाल को अनार्किस्ट बता दिया। दूसरी तरफ केजरीवाल फ्री बिजली, पानी और यमुना की सफाई जैसी बातें करके जीत गए। 20 वाले कैंपेन में सीए, एनआरसी और दिल्ली दंगों के लिए जो पनपता हुआ माहौल था उसके बीच में ये चुनाव हुआ, नारे लगे गोली मारो को, कहा गया कि इतने जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ फ्री बिजली, पानी की बातें करती रही। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की बात का वादा किया और फिर से एक बार ये चुनाव जीत गई। मतलब बीजेपी नेगेटिव फुटिंग पे थी, उसका कैंपेन नेगेटिव था और आम आदमी पार्टी पॉजिटिव कैंपेन कर रही थी। हालांकि 2025 के चुनाव में अरसे बाद बीजेपी केजरीवाल को अनार्किस्ट कहने या हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे उठाने से दूर रही और केजरीवाल पर बैड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के मामलों को उठाकर हमला करती रही। वहीं आम आदमी पार्टी पहली बार नेगेटिव कैंपेन करती दिखी और यमुना में जहर मिला दिया जैसी बात जो थी हरियाणा के यमुना में, वो नेगेटिव कैंपेन का पीक था। ऊपर से जाट रिजर्वेशन जैसे मुद्दे उठाए गए। ऐसे मुद्दों के अलावा पार्टी के पास पहले से चली आ रही फ्री की स्कीम्स के अलावा विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। विकास के मामले में दिल्ली का हाल हद से ज़्यादा बुरा है। ऊपर से स्वाति मालीवाल और शहजाद पूनावाला ने जिस तरह से एक्स का इस्तेमाल दिल्ली की बदहाली दिखाने के लिए किया, उसका भी खूब असर हुआ। अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद मालीवाल पर हमले के आरोपों को जो सिरे से दरकिनार किया आम आदमी पार्टी ने, उसका भी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर हुआ है। इन सब के अलावा आशुतोष ने अपने एक्स पोस्ट में आम आदमी पार्टी पर पत्रकारों को धमकाने और प्लांटेड इंटरव्यूज़ करवाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी के ख़त्म होने के अटकलों वाली जो बहस चल रही है उसका एक बहुत बड़ा उसके पीछे जो रीज़न है वो विचारधारा को बताया जा रहा है। विचारधारा मतलब विचारों की धारा जिससे मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनती है, जिनसे पता चलता है कि आखिर उस पार्टी का स्टैंड क्या है, वो किन चीज़ों में विश्वास करती है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व में विश्वास करती है और इसी को लेकर आशुतोष ने जो लिखा है कि बीजेपी ख़त्म हो जाएगी जब वो हिंदुत्व छोड़ देगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई क्योंकि उसने सेक्युलरिज्म से समझौता कर लिया। उन्होंने ये भी लिखा है कि आपने क्रांति वाली नैतिकता छोड़ दी इसलिए पार्टी की हार हुई। यहाँ एक छोटा सा करेक्शन ये है कि क्रांति वाली नैतिकता कोई विचारधारा तो नहीं होती है। क्रांति वाली नैतिकता न लेफ्ट होती है, न राइट होती है, न सेंटर होती है। हाँ, राजनीतिक पार्टी के अस्तित्व के सेंटर में कोई ना कोई विचारधारा ज़रूर होती है। जिनकी नहीं होती उनको लेकर माना जाता है कि वो जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी को लेकर कहते हैं कि इसकी कोई विचारधारा नहीं है। कहते हैं कि एक एनजीओ की तरह ऑपरेट करती है और चुनाव लड़ती है। ऐसे में जब भी राम मंदिर से लेकर दिल्ली दंगों और रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर इन्हें स्टैंड लेना होता है, तभी अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टैंड ले लेते हैं। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को इसका विचारधारा ना होने का देर सवेर नुकसान होना था। फाइनली इनको अब जाके 2025 के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट ये कि दिल्ली दंगों को लेकर आम आदमी पार्टी पर एक आरोप लगता है। आरोप ये कि तब इन्होंने इस मामले पर कोई स्टैंड नहीं लिया, चुप्पी साध ली। 2020 के दंगों के बाद पार्टी दंगा प्रभावित इलाकों में सीधा नुकसान तो इसको नहीं झेलना पड़ा, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी चुप्पी की वजह से दिल्ली की मुस्तफ़ाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट से भी बीजेपी जीत गई। जीतने वाली बीजेपी को दिल्ली में 48 सीटें मिली हैं और इसे लेकर आशुतोष जैसों का कहना है कि केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ने वाली पार्टी बन गई, कुर्सी से चिपक गई। आपकी पूंजी नैतिक सत्ता थी, वो गई तो सरकार भी गई। वो तो कह रहे हैं कि पंजाब बचाना भी मुश्किल होगा। 8 तारीख का नतीजा बस ट्रेलर था। हालांकि वीआईपी कल्चर हो या करप्शन के एलिगेशंस या विचारधाराहीन पार्टी होना, क्या ये वो बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए?
क्योंकि अगर लेटेस्ट इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात करें, उन पर नज़र डालें, तो एक तरफ जहां 48 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 45.56% वोट मिले हैं, वहीं 22 सीटें जीतकर हारने वाली आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट्स मिले हैं। मतलब मत प्रतिशत के मामले में दोनों के बीच मात्र 1.99% का अंतर है, मतलब 2% का भी नहीं है। इसके अलावा अगर पूरे जी जान से जांच एजेंसियों को आपके पीछे लगा दिया जाता है या अगले 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक तोड़ लिए जाते हैं, तभी भी इस 2% के अंतर को कितना चौड़ा कर पाएगी बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल फोर्स, ये तो देखने वाली बात होगी। ऊपर से दिल्ली की कुर्सी जाने के बाद अरविंद केजरीवाल छुट्टा हो जाएंगे और सवाल ये है कि क्या 5 सालों तक छुट्टा अरविंद केजरीवाल को वीआईपी कल्चर के आरोपों, करप्शन के आरोपों या विचारधाराहीन होने के आरोपों के साथ क्या सच में ख़त्म कर पाना पॉसिबल होगा? क्या सिर्फ फ्री की स्कीम देने और विकास नहीं कर पाने से जनता में फैली नाराज़गी का वो तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे? इन तमाम सवालों पर आपकी जो भी आपका ओपिनियन होगा, आपकी जो राय होगी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुण।